नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के कृषि आधारित कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस विशेष अंक में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में मधुमक्खी पालन के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला से पशु विज्ञान विभाग के सह आचार्य डॉक्टर राकेश कुमार जी। सर, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज हम मधुमक्खी पालन के बारे में जानने वाले हैं कि हिमाचल में मधुमक्खी पालन किस तरह से किया जा सकता है। तो अगर हम हिमाचल की जो भौगोलिक परिस्थितियों की बात करते हैं सर, तो हर चीज़ के लिए वो बहुत अनुकूल मानी जाती है, चाहे वो फसल के लिए चाहे रहन सहन के लिए। तो अगर हम मधुमक्खी पालन की बात करते हैं तो इसके लिए किस प्रकार ये अनुकूल है यहाँ की परिस्थितियाँ? देखिए, हिमाचल प्रदेश में विविध प्रकार के जोन हैं हमारे पास जी, और वहाँ का मौसम भी अलग अलग है और मौसम से आधारित वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ के जो पेड़ पौधे और फसलें वो भी अलग अलग हैं जी। तो इतनी विविधता होने के कारण हमारा हिमाचल जो है वो इस मधुमक्खी पालन के व्यवसाय के लिए बहुत उत्तम जगह है जी, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग जैसे पर्वतीय क्षेत्र भी है, मैदानी क्षेत्र भी हैं, तो काफ़ी अनुकूल है जी। तो सर, अगर हम बात करते हैं मधुमक्खी पालन की, तो किन किन क्षेत्रों में सबसे अधिक आज के समय में मधुमक्खी पालन हो रहा है हिमाचल में? देखिए, जो हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट है जी, यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं बी कीपिंग से जी। और उसके बाद किन्नौर का है, वहाँ भी बहुत सारे लोग हैं। फिर कांगड़ा है, चंबा है, चंबा में सबसे ज़्यादा बी कीपर हैं। अच्छा। कांगड़ा भी है उसमें। फिर वैसे ही सोलन और नीचे ऊना, ये सारे एरिया जो हैं बहुत सूटेबल हैं और काफ़ी ज़्यादा बी कीपर यहाँ से इस काम में कार्यरत हैं जी। तो सर, प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं मधुमक्खी की जिनका पालन किया जा सकता है और उनका जीवन चक्र कैसा रहता है? मुख्य रूप से हम 3 प्रकार की मधुमक्खियों को ही हम मानते हैं कि जिनसे हम शहद प्राप्त करते हैं, जो कमर्शियली भी करते हैं हम इस्तेमाल। उसमें सबसे जो हमारी इंडिजिनस या हमारी हिमाचल की और पूरे इंडिया की भी एक मधुमक्खी है जिसको एपिस सिराना बोलते हैं, वो भी हमारे यहाँ की है जी। और इसको हम अपने घरों में कभी हम अलमीरा में देखते हैं, कभी बैठे हुए छोटे से किसी जगह में छुप के जी जी। या किसी कोई डंगा लगा होता है उसके बीच में बैठी होती हैं, तो इससे पहचान हो जाती है कि हमारी लोकल मक्खी है। उसको द्रोलू भी बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में। और दूसरी जो हमने इंपोर्ट की है वो इटली से, तो वो मेलिफेरा है, एपिस मेलिफेरा, और इसको इटालियन मधुमक्खी भी बोलते हैं। इसकी ईल्ड बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ही शांत स्वभाव की मधुमक्खी है, इसलिए इसको अडॉप्ट किया हुआ है। और तीसरी जो है वो रॉक बी है, या जो जंगली मधुमक्खी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा शायद उसी से निकलता है, लेकिन उसको हम पाल नहीं सकते। अच्छा। हाँ जी, लेकिन शहद लोग निकालते हैं, जंगल से भी जाके निकालते हैं और उसको आगे बेचते भी हैं लोग, लेकिन उसको हम पाल नहीं सकते। तो मुख्य रूप से पालने वाली हमारे पास 2 ही मक्खियाँ रह गई हैं, एक एपिस सिराना है, एक मेलिफेरा है जी। और सर, इनका जीवन चक्र कैसा रहता है? देखिए, जैसे मधुमक्खी का जो किसी भी कीट की तरह ही जीवन चक्र होता है इनका। जो रानी मक्खी है वो अंडा देती है जी। उससे बच्चे बनते हैं। बच्चों को हम ब्रूड बोलते हैं मधुमक्खी पालन की भाषा में जी। और वो ब्रूड जब प्यूपेशन करता है और उसको पंख और वो सारे जो उसके अंग होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, फिर वो बाहर निकलता है वहाँ से, और निकलते ही फिर वो अपना कार्य शुरू करता है। पहले अपने घर की सफाई करता है उस सेल की, और उसके बाद फिर वो कुछ टाइम के लिए वो रॉयल जेली सिक्रेट करता है। फिर उसके बाद वो वर्कर का काम भी करता है, बाहर से शहद लेके आएगा, कोई उसमें से गार्ड बीज भी बनते हैं। फिर उसके बाद उनका जीवन चक्र जो इस तरह से समाप्त होता है। लेकिन रानी जो मधुमक्खी है वो हर रोज तकरीबन 2000 तक अंडे देती है। अच्छा। और इससे ब्रूड जो है मधुमक्खी के घर में बना रहता है जी। सिर्फ रानी मक्खी है जो अंडे देती है, बाकी वर्कर बीज है या फिर गार्ड बीज जो आपने कहा जी। तो सर, हम मधुमक्खी पालन को कृषि का अभिन्न अंग भी कहते हैं, तो ऐसा क्यों कहा जाता है और किस तरह से ये किसानों के लिए लाभदायक होती है? आप देखें मैम, जैसे जितना भी दुनिया में अन्न पैदा हो रहा है, फल हैं, सब्जियां हैं और जो गेहूं है, तो ये नहीं पैदा होगा अगर मधुमक्खियाँ नहीं होंगी। या मान लीजिए पॉलिनेटर जो इंसेक्ट होते हैं, अगर वो अपनी सर्विसेज नहीं देंगे तो हमारे को ये सब जो खाने की पदार्थ हैं ये नहीं मिलेंगे जी। तो एक तो ये पॉलिनेशन की जो सर्विस हमारे को दे रही है, उसी से एग्रीकल्चर चल रहा है जी। ये अभिन्न अंग ही है इसका, इसके बगैर हम
सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। जैसे हम घर में गाय रखते हैं जी, तो मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे को मधुमक्खी का बॉक्स भी रखना चाहिए। जी। और परागन के लिए तो ये महत्वपूर्ण होती ही है, अति उत्तम है जी। तो सर ज़्यादातर हमें पता होता है कि मधुमक्खियाँ से शहद मिलता है, परागन के लिए ये महत्वपूर्ण होती हैं। शहद के अलावा और कौन कौन से उत्पाद हमें मिलते हैं मधुमक्खी पालन से? जी, देखिए शहद तो सबसे मेन उत्पाद है जैसे आपने बताया जी। उसके बाद जो वैक्स होता है जिसको मोम कहते हैं, मोम भी उससे हम प्राप्त करते हैं जी। और जो मेलिफेरा मधुमक्खी है उसके घर से हमारे को प्रोपोलिस भी निकलता है। अच्छा। प्रोपोलिस एक गूंदनुमा एक पदार्थ होता है जो वो पेड़ों से गूंद इकट्ठा करके लाएगी और अपने घर को जहाँ क्रैक्स होते हैं या कहीं बाहर से कोई जीव अंदर आ रहे हैं उनको रोकने के लिए वो उसको इस्तेमाल करती है। लेकिन उसमें कुछ ऐसी फार्मास्यूटिकल टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं या दवाइयों में डालने के लिए ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको बाद में यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद वेवेनम निकलता है जी। वो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम आता है। और रॉयल जेली है तो जो भी बिल्कुल कॉस्मेटिक्स और जो मेडिसिन बनती हैं उनमें यूज़ करते हैं उनका। तो ये सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं इनके जी। और एक बी कीपर को अगर वो ध्यान से करता है इन चीज़ों को और सब चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है तो वो करता है उसको अच्छे से जी। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे इसमें उत्पाद मिल सकते हैं और जो कि आगे व्यवसाय के रूप में भी उसको इस्तेमाल करने के लिए अगर कोई व्यवसाय करना चाहे तो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है जी। तो सर अगर जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे अगर अभी हमारा कार्यक्रम देख रहे होंगे तो वो अगर शुरुआत करना चाहे मधुमक्खी पालन की तो किस तरह से शुरुआत करें, क्या क्या बातें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए? इसमें सबसे पहली जो उनको कार्य करना है, पहला कार्य जो करना है उसमें उनको ट्रेनिंग लेनी है क्योंकि सभी मधुमक्खियों को हैंडल नहीं कर सकते जी। वो लोगों को डर भी लगता है कि मक्खियाँ काटेंगी हमारे को, या एक बॉक्स देख के भी वो उनको समझ नहीं आएगा कि इसको हम कैसे संभाल कैसे करें इसकी। तो उनको ट्रेनिंग करनी है सबसे पहले तो। और ट्रेनिंग के लिए विश्वविद्यालय हैं हिमाचल में, जैसे नौनी विश्वविद्यालय है और पालमपुर विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो यूथ को भी ट्रेनिंग देती है। तो इस तरह की जो हमारे 3 विश्वविद्यालय हैं ये फुल डेडिकेटेड हैं और सारे ही लोगों को जो इंटरेस्टेड होते हैं, चाहे वो किसान हो, किसान में चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो और यूथ, इन सबको ट्रेनिंग देते हैं। और एक बार ट्रेनिंग कर लेंगे तो फिर उनको उद्यान विभाग में जाना होता है। उद्यान विभाग में उनसे जो वहाँ के उस इलाके के जो एसडीओ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होते हैं या एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं उनसे बात करें। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम चली हुई हैं, जैसे मुख्यमंत्री मधुपालन योजना है, उसमें उनको सब्सिडी का प्रावधान है जी। उनको बॉक्स जो मिलता है कम से कम उसमें 1600 रुपये की सब्सिडी मिलती है। फिर जो सामान वो उसको ज़रूरत पड़ती है, जिन जिन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो सारे टूल्स वो लेता है तो उसमें उसको सब्सिडी का प्रावधान है। तो एक अच्छे से अगर किसी ने ये कार्य स्टार्ट करना है तो उसको कोई मुश्किल नहीं है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बहुत बड़ी एक स्कीम चली हुई है जो नेशनल बी बोर्ड के थ्रू आती है हमारे पास, और उसमें मिशन 1 है, 2 है, 3 है। तो उसमें भी बड़े बड़े सब्सिडी और बड़े बड़े लोन भी मिलते हैं जो सब्सिडाइज लोन होते हैं, और किसी ने बहुत बड़ा यूनिट लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं जी। तो सर जैसे आपने युवाओं की बात की कि कोई भी ट्रेनिंग को ले सकता है और कई विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती हैं। तो जो युवा है उन, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे युवाओं का इसमें रुचि नहीं होती है। अगर हम कैटल फार्मिंग की बात करते हैं या फिर और भी इन चीज़ों में अगर मधुमक्खी पालन की बात करें तो इसमें कम रुचि देखने को मिलती है। तो युवा किस तरह से इसमें व्यवसाय कर सकते हैं या किस तरह से इसमें आगे स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं? शुरुआत में युवा को थोड़ा सा बताना पड़ता है कि आपको ट्रेनिंग करनी है, उसका क्या फ़ायदा होगा आपको। जब वो एक बार ट्रेनिंग करता है, जब उसको सब्जेक्ट समझ में आता है फिर उसका इंटरेस्ट बनता है जी। और अगर कोई युवा डायरेक्ट मधुमक्खी पालन नहीं करना चाहता है तो उसके साथ जुड़े हो और कार्य करे। वो एक इंडस्ट्री खोल सकता है जिसमें हनी बी के बॉक्सेस बना सकते हैं जी। वो एक एंटरप्रेन्योरशिप बन गई। कोई अपने जितने भी इलाके में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं उनसे शहद खरीद लें वो, और उसको साफ करके प्योरीफाई करके
एक ब्रांड बना के उसको अच्छी से लेवलिंग करके प्रोडक्ट पैकिंग करके उसको मार्केट कर सकता है। जी। तो ये भी तो एक कार्य है, ये भी मधुमक्खी से जुड़ा हुआ कार्य है। जी। मधुमक्खी के जो बाई प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी पहले बताए थे, उनको अगर वो कलेक्ट करते हैं और उनकी ब्रांडिंग करते हैं अच्छे से, और सोशल मीडिया के थ्रू जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम, आजकल सब बच्चे देखते हैं, सब युवा यही देखते हैं। बिल्कुल। अगर वो इस चीज़ को देखेंगे वहाँ पर कि ये प्रोडक्ट है, ये हमारे काम का है, हम उसको वो सीखेंगे भी और उसको इस्तेमाल भी करेंगे। बिल्कुल। तो ये एक बिजनेस का बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। हम मतलब फालतू में अगर हम फेसबुक देखते हैं तो उससे बेटर है कि हम उसको इस्तेमाल में लाएं अपने, जी, और हमारा बिजनेस बढ़ेगा। सोशल, जैसे आपने बताया कि सोशल मीडिया को हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में भी कर सकते हैं। जी। तो सर, अगर हम शुरुआती निवेश की बात करते हैं तो कितना शुरुआती निवेश कितना इसमें लगता है? और आपने एक बात कही थी कि कुछ आवश्यक इसमें उपकरणों की ज़रूरत होती है, तो किस तरह के वो उपकरण होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है? देखिए, अगर तो बिल्कुल स्मॉल स्केल पे करना है, 4-5 बॉक्स रख के करना है, तो 30-40 हज़ार रुपये से शुरू होता है वो। और वो भी सब्सिडी में मिलेगा उसको। वो सब्सिडाइज जब वो फॉर्म भरेंगे उद्यान विभाग में जाके, तो उसकी सब्सिडी उसको मिलेगी। और अगर वो 30-40 हज़ार रुपये खर्च करता है, तो अगर साल के अंत में अगर वो शहद जितना प्राप्त करता है या वो दूसरे प्रोडक्ट जो प्राप्त करेगा, उससे कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपया वो अर्न करता है, जिसमें से आप 30 से 40 हज़ार खर्चा निकाली तो 40 हज़ार उसको अर्न हुआ। जी। अब इसी मॉडल को आप स्केल अप कर देंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलोनी आप रखते हैं, 20 रखते हैं, 50 रखते हैं या 100 रखते हैं, तो मेरे ख्याल कमर्शियल बी कीपर को तो 100 रखनी चाहिए कम से कम। अगर वो 100 रखता है तो 7 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन जब अर्निंग करेगा वो तो 12 से 15 लाख के बीच में वो कमाता है उसमें से। तो वो फर्स्ट ईयर का है रिटर्न। तो इस तरह से वो अच्छा काम शुरू होगा उसका। बिल्कुल। तो सर, आपने बताया कि उन्हें बॉक्स जो रख सकते हैं, तो जो बॉक्स खरीदना चाहते हैं वो कहाँ से बॉक्स खरीद सकते हैं? और जब वो नया एक बॉक्स खरीद रहे हैं, स्पेशली जो शुरुआत करना चाह रहे हैं इसमें मधुमक्खी पालन में, तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बॉक्स खरीदते समय? देखिए, जो जैसे टूल्स होते हैं, आपने पहले टूल्स का भी बात की थी जी। टूल्स हम मार्केट से ले सकते हैं। बहुत सारी शॉप्स हैं, लुधियाना में है, पंजाब में बहुत सारी दोराहा जगह है जहाँ पर बहुत सारे बी कीपर जो है इन टूल्स को सेल करते हैं। फिर उद्यान विभाग भी लाता है, उद्यान विभाग से भी प्राप्त कर सकते हैं अगर उनके पास अवेलेबल हो। लेकिन जो मधुमक्खी का बॉक्स है वो हमारे को एक ऐसी जगह से लेना है जहाँ हमारे को ट्रस्टेड अच्छी स्पीशीज, अच्छी क्वालिटी की क्वीन और उसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ हमारे को मिलें। तो हिमाचल प्रदेश सरकार और उद्यान विभाग की तरफ से जो बी ब्रीडर प्रोग्राम शुरू किया गया है, उसमें से रजिस्टर्ड बी ब्रीडर हैं हिमाचल में। पहले तो 30 थे, अब बढ़ गए हैं, वो 160 के आसपास हो गए हैं। उन लोगों को लाइसेंस है एक तरह से, या उद्यान विभाग की तरफ से परमिशन है कि वो सेल कर सकते हैं। अच्छा। तो जो किसान है जो काम शुरू करना चाहता है वो उन्हीं से जाके ले। अच्छा। वो बिल्कुल उनका जो बिल आएगा वो उद्यान विभाग में सबमिट करेंगे, उससे सब्सिडी भी उनको प्राप्त होगी, उससे उन्हीं के बिल उसमें वैलिड होंगे, लेकिन क्वालिटी अच्छी मिलेगी वहाँ से। ठीक जी। और बॉक्स कम से कम जब वो शुरुआत करेंगे तो हर बॉक्स जो में 6 से 8 फ्रेम मधुमक्खियों को लेना है। उसमें ब्रूड भी होना चाहिए, थोड़ा उसमें पोलन भी होना चाहिए, और बॉक्स अच्छा होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए। जी जी। तो सर, अगर हम बात करते हैं कि जो पराग है, अगर जैसे मधुमक्खी है, कोई सीज़न होता है जब उनके पास कई खेत होते हैं, जैसे हम अगर बात करें अपने पहाड़ी इलाकों की, वहाँ पे सेब की फसल होती है या फिर आड़ू पीच की फसल होती है, तो वो कुछ समय के लिए होती है। उसके बाद किस तरह से उनके भोजन का इंतज़ाम किया जाए या पराग का इंतज़ाम किया जाए? देखिए, इसमें 2 तरह की बी कीपिंग आती है। एक होता है फिक्स बी कीपिंग, मतलब हम अपने घर में छोटे से 4-5 बॉक्सेस रख के हम बी कीपिंग कर रहे हैं जी। उसमें इस तरह का क्वेश्चन बनता है। लेकिन जो हम दूसरा तरह की बी कीपिंग है जिसको हम माइग्रेटरी बी कीपिंग बोलते हैं, उसमें तो हम अपनी हनी बीज को माइग्रेट कर देते हैं। जब हमारे पास फ्लोरा खत्म हो गया, सेब का सीजन खत्म हो गया, अब फूलों की कमी है और हमारे को पता लग जाता है कि इसमें शायद नहीं बन रहा, अब नेक्टर नहीं आ रहा है, तो हम उसको अगले डेस्टिनेशन के लिए ले जाएंगे। अच्छा। मान लीजिए अगर लोअर बेल्ट में उस टाइम कोई दूसरी फसल खिली है, दूसरे फूल आ रहे हैं, हम उस जगह ले जाएंगे उनको। अच्छा। वहाँ से प्राप्त करेंगे हम शायद, उसके बाद वहाँ ख़त्म हो जाएगा तो उसके अगले डेस्टिनेशन तक ले जाएंगे। जैसे लोग सर्दियों तक उसको पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान इस तरह से माइग्रेट करते जाते हैं। तो ये माइग्रेटरी बी कीपिंग है, लेकिन इनकम इसी में ही है। अच्छा। बहुत ज़्यादा अगर किसी को अर्निंग करनी है तो इसी में ही अर्निंग है।
जी। और सर जो स्मॉल स्केल पे स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कोई देखना चाहता है कि कितना वो इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो वो छोटे या फिर 1 या 2 बॉक्स से ही शुरुआत करेंगे, वो किस तरह से फिर पराग का इंतज़ाम करें या फिर वो किस तरह की फसलें वो लगा सकते हैं, मल्टी क्रॉपिंग की तरह किस तरह की फसलें वो लगा सकते हैं? अब देखिए, अगर पहाड़ों में हम 2 डब्बे रखते हैं अपने घर में तो बहुत ज़्यादा फ्लोरा की ज़रूरत भी नहीं होती है। जंगल के में जितने भी फूल होंगे, चाहे वो घास के फूल हैं, चाहे जड़ी बूटी के फूल हैं, वो मधुमक्खी उससे भी अपना नेक्टर लेके आती है। आसपास फूल लगे हैं, कहीं किसी के घर में लगे हैं, हमने देखा है कि वो उसमें घूमते रहती हैं मधुमक्खियाँ, वो नेक्टर लेके जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब बिल्कुल सर्दियों का मौसम आ गया या कोई ऐसा सवेर सीज़न आ गया, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मधुमक्खी बाहर जा ही नहीं पा रही हैं, तो उनको फीड कराएंगे हम, थोड़ा सा चीनी उनको फीड कराते हैं, 50% सोल्यूशन बनाते हैं चीनी का, ताकि वो कुछ टाइम के लिए सस्टेन करें। अगर पोलन की कमी है, उन्होंने ब्रूड को खिलाना होता है पोलन और वो शहद मिला के, तो हम पोलन पैटी बनाते हैं। तो पोलन हम अपने आप भी इकट्ठा कर सकते हैं। एक पोलन कलेक्टर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट छोटा सा लकड़ी का बॉक्स बना होता है। तो जब अच्छा सीजन होता है तो हम क्या करते हैं, उसको गेट पे लगा देते हैं। तो जितनी मधुमक्खियाँ आती हैं वो उस बॉक्स के अंदर से होकर जाती हैं, उसमें जाली होती है। जब जाली के ऊपर चलती हैं तो उनके जो परागण लगे होते हैं पैरों में, वो बाहर से लेके आ रही हैं और छूट जाएगा वहाँ से और उस बॉक्स में इकट्ठा हो जाएगा। उसको हम थोड़े दिनों के लिए इकट्ठा करके रख लें स्कैरसिटी के टाइम के लिए, तो उसको हम थोड़ा सा शहद में मिलाएं और उसको पैटी बना के अंदर दें, उनको दे सकते हैं। जी। और सर आपने जैसे अभी चीनी वाले घोल की बात की, कई लोगों का ये मानना है कि अगर चीनी वाला घोल अगर मक्खियों को दिया जाए तो जो शहद है उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, चीनी जो हम खिलाते हैं वो शहद बनाने के लिए नहीं खिलाते। अच्छा। चीनी मधुमक्खियों को उस टाइम खिलाई जाती है जब उनको खाना नहीं मिलता है या बाहर जो है फ्लोरा नहीं है, नेक्टर नहीं आ रहा कहीं से भी। और जैसे मान लीजिए अभी सर्दियों का मौसम आने वाला है या अभी बरसात चली है, तो हो सकता है कि कम फ्लोरा होगा, तो हो सकता है हमारे को जरूरत पड़े कि उनको चीनी का घोल देना पड़े। लेकिन वो चीनी का घोल वो उसका शहद नहीं बनाएंगे। अच्छा। वो उसके अपने खाने के लिए हम उसको कम डालेंगे, ऐसा नहीं कि हम उसको भर भर के चीनी डालते रहेंगे कि वो उसको शहद बनाए। वो बना नहीं पाएगी अच्छे से शहद उसका, लेकिन उसको इतना कम डालें और हर दूसरे तीसरे दिन डालें ताकि वो उसको खा ले, खत्म कर दे, फिर दोबारा दे, फिर खा ले, खत्म कर दे। अच्छा, उनकी जितनी ज़रूरत है उसी के हिसाब से। जी। तो सर अगर हम बॉक्स की बात करते हैं, जैसे कईयों ने अगर किसी ने स्मॉल स्केल पे पहले 1 या 2 बॉक्स लिए, पर वो खुद ही उसको मल्टीप्लाई करना चाहता है बॉक्स को, तो क्या वो कर सकता है? और अगर कर सकता है तो किस तरह से वो इंश्योर करे कि उनकी मक्खियाँ जो है वो सुरक्षित रहे और अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉलोनी हो उनकी और वो मल्टीप्लाई भी कर सकें? देखिए, मल्टीप्लिकेशन साल में कुछ ही टाइम में होती है। हर महीने ऐसा नहीं हम बोल सकते कि हर महीने ये मल्टीप्लाई करेंगी। जी। जब हम हनी फ्लो सीजन बोलते हैं उसको, स्प्रिंग सीजन जब चलता है तो उसमें शहद बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा। तो वो एक अच्छा मौसम माना जाता है, उसमें फूल खिले होते हैं, तो नेक्टर को इकट्ठा करती हैं मधुमक्खियाँ। जी। तो उस नेक्टर को स्टोर करने के लिए वो बहुत ज़्यादा सेल बनाती हैं या नए फ्रेम बनाती हैं और उनका ब्रूड बढ़ता है तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है। जी। वो एक समय ऐसा होता है कि जब हम उस कॉलोनी को डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर उसमें कोई सेल बनता है नया, जैसे मान लीजिए कि जो क्वीन है वो पुरानी हो गई है, वो अंदर सेल बना रही हैं, तो जनरली बी कीपर उसको निकाल देते हैं, वो उनको चाहिए नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई मान लीजिए 2 ही बॉक्स रखे हैं किसी ने, तो वो उस सेल को प्रोटेक्ट कर सकता है। क्वीन सेल प्रोटेक्टर आता है, उसको प्रोटेक्ट कर लें और एक नया बॉक्स तैयार करने के लिए उसमें थोड़ा सा यहाँ से ब्रूड फ्रेम निकाल के नए बॉक्स में डालें और उसमें क्वीन को रिलीज कर दें। अच्छा। तो वो एक नया बॉक्स बनना शुरू हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। जी। तो सर अगर हम बात करते हैं मधुमक्खी पालन की, जो शुरुआत कर रहा है उनको थोड़ा डर भी रहता है क्योंकि मधुमक्खी के काटने का डर होता है, तो किस तरह की चुनौतियाँ आ सकती है, किन बातों का जो बी कीपर्स है उनको ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कोई भी काम करते हैं हम तो कई तरह के डर होते हैं। जी। तो मधुमक्खी से डरना वो एक जस्टिफाइड रीज़न नहीं है। मधुमक्खी इतना कभी नहीं काटती है कि वो बिल्कुल डरा दे हमारे को। और कुछ लोगों को एलर्जी होती है, इसलिए वो पैनिक करते हैं कि हमारे को काट दिया मधुमक्खी ने। जी। लेकिन जो बी कीपिंग की ट्रेनिंग लेके आया होता है उसको पता होता है कि ये नहीं काटती है। अगर हम बॉक्स खोलते हैं, जब भी हम बी कीपर को ट्रेन किया जाता है, तो जब भी उसने बॉक्स खोलना होता है तो वो पहले स्मोकर से उसमें धुआं करता है थोड़ा सा, ताकि जो मक्खियाँ अगर फ्यूरियस हैं
बाहर उसको काटने के लिए आ रही हैं तो वो हट जाएंगी पीछे। फिर आप आराम से बॉक्स खोलें। अगर आप बार बार बॉक्स खोलेंगे तो भी वो काटेंगी, तो हमें बार बार बॉक्स नहीं खोलना है। सर्दियों में बार बार बॉक्स खोलेंगे तो उनका जो अंदर टेम्परेचर बना होता है वो खत्म हो जाता है, वो भी हम नहीं करेंगे। तो इस तरह की अगर कुछ प्रिकॉशंस हम रखें तो ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं है। जी। और सर जैसे आपने ट्रेनिंग की अभी बात की कि अगर वो सही प्रशिक्षण लें तो जो ये प्रशिक्षण है वो कितने समय का होता है, कितने समय का ये कोर्स रहता है? देखिए 3 दिन से स्टार्ट हो जाते हैं कोर्स। 1 डे ट्रेनिंग भी होती है। अच्छा। सिर्फ इंट्रोडक्टरी होती है। वो पहले दिन उनको पता लगता है कि होता क्या है ये, लेकिन हम ये बोलते हैं कि कम से कम 7 दिन की ट्रेनिंग जरूर करें। और उसके बाद फिर 21 दिन की ट्रेनिंग भी होती है, और उसके बाद फिर 2 मंथ की ट्रेनिंग भी होती है। जैसे बी ब्रीडर बनते हैं लोग तो 2 महीने की ट्रेनिंग भी करते हैं, वो 21 दिन की ट्रेनिंग भी करते हैं। तो ऐसे नेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो 6-6 महीने की ट्रेनिंग भी कराते हैं। अच्छा। तो जितनी अच्छी ट्रेनिंग हुई हो अच्छा है, जितने की वो करना चाहे हर तरह का उनके पास अवेलेबल है। लेकिन कम से कम 7 दिन की ट्रेनिंग हो। उद्यान विभाग यही बोलता है कि 7 दिन की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आप लाएं और आप हिमाचल के होने चाहिए, आपको हम सब्सिडी देंगे। अच्छा जी। तो सर जैसे जो उत्पाद हमें मिल रहे हैं उसका प्रसंस्करण कैसे करें और मार्केटिंग कैसे करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न होता है लोगों के मन में वो मार्केटिंग का होता है। वो ले आएंगे भी, लेकिन बॉक्स ले आएंगे, लेकिन उनके पास वो प्रोडक्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो लार्ज स्केल पे उसको मार्केट कर सकें। देखिए जैसे अगर कोई छोटा सा किसान है, 2 डब्बे उसने रखे हैं या किसी घर में भी बैठी होती है मक्खियाँ, वो उसी में हनी निकाल लेते हैं। जी। तो उसको जब शुद्ध करना है तो किसी कपड़े में छान लें उसको। ठीक। तो अगर वो जो बी कीपिंग वाला बॉक्स में वो अगर बी कीपिंग कर रहा है तो उसका तरीका होता है, ट्रेनिंग में उनको सिखाते हैं कि आपने छत्ते के ऊपर से जो सील लगे होते हैं वो हटाने होते हैं, फिर उसको आप ऐसे रख दें तो धीरे धीरे टपकेगा वो शायद। अगर ज़्यादा है उसने डब्बे रखे हैं तो फ्रेम ज़्यादा होंगे तो उसको एक हनी एक्सट्रैक्टर चाहिए उसको। तो वो मशीन होती है, आप उसमें फ्रेम डाल दें, घुमाएं और शायद निकल जाएगा। अच्छा। उसकी आप पैकिंग करें फिल्टर करके, अच्छा सा बॉटल बना लें, उसका मार्केट में सेल कर सकते हैं। जी। तो सर जो स्मॉल स्केल के लोग हैं या फिर जिन्होंने मार्केट करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे हनी है या फिर और भी हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जो कि कॉस्मेटिक्स में या फिर फार्मास्यूटिकल्स में, जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरत पड़ती है उन प्रोडक्ट्स की, और उसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें वो भी बहुत हाई होती हैं। तो जो छोटा किसान है या फिर बी कीपर है, जो मधुमक्खी पालक है, वो किस तरह से वहाँ पे रीच कर सकता है या अपना प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँचाए ताकि उसको अच्छा जो है प्राइस मिले उसके प्रोडक्ट का? ये आपने अच्छा पूछा जी। देखिए जो छोटा किसान है उसके पास इतना प्रोडक्ट नहीं होगा कि मार्केट बेचेगा। जी। लेकिन करना क्या चाहिए कि बहुत सारे किसान मिलके अगर इकट्ठे होकर बैठ जाएं वो जी, और अपने प्रोडक्ट को इकट्ठा कर लें वो एक जगह और उसको फिर ब्रांड करें तो वो मार्केट जा सकता है। अभी FPOs का कंसेप्ट आ रहा है जी, फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट उसको। उसमें एक ही ब्रांड बनता है जी, उनके पास प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, मार्केट ओपन है उसकी पूरी जी, तो अच्छे से वो कर सकता है उसको जी। तो वो अगर बहुत सारे जो बी कीपर्स हैं वो एक साथ मिलके उसको मार्केट कर सकते हैं जी। तो सर आपने इतने महत्वपूर्ण जानकारी हमें मधुमक्खी पालन से रिलेटेड हमें बताई है, हमें हमारे दर्शकों को बताई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरह से आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं और उससे किस तरह से व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। तो दर्शकों, आप हमारे जो दूरदर्शन के अपने पसंदीदा कार्यक्रम हैं उनको विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और X हैंडल पर ज़रूर फॉलो करें। तो आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।